हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, आज एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। जी हाँ, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए सेकंड ग्रुप में ईबीसीएल में आपका जो एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टीपीए, उसमें आपका एक सेक्शन 53 है, 53A है बच्चों, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। सेक्शन 53A डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो बता दूं, जो ये लैंग्वेज जो मैंने ली है ये आपके आईसीएसआई मॉड्यूल से ली है। इस लैंग्वेज में आईसीएसआई ने कहीं भी बच्चों वो लैंग्वेज नहीं ली जो लॉ मेकर ने दी है। डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू करा है इन्होंने। हाँ जी, सेक्शन 53A में एग्जाम्पल से शुरू करा गया, लैंग्वेज वो नहीं दी जो लैंग्वेज बेर एक्ट में दी हुई है। और ये जो सेक्शन है 53A डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ये बड़ा रेलिवेंट है। ये आज टॉपिक पढ़ाने का जो पर्पज है, बड़ी ही रेलिवेंसी है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, पापा की लाइफ में, घर वालों की लाइफ में, रिलेटिव की लाइफ में। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और पैसे से रिलेटेड है। जहां पर पैसे की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, रेलिवेंसी बढ़ जाती है टॉपिक की। हाँ जी, ये टॉपिक जो सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर ये सेक्शन 53A लगता है। अब किस केस में लगता है, किस केस में नहीं लगता, और क्या ये इसके प्रोविजन है, इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, और जो गवर्निंग सेक्शन है वो है सेक्शन 53A। इसको रीड करने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा टॉपिक समझाता हूं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर जस्ट हमारा रीडिंग पार्ट रह जाएगा। चलो जी, क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। मान लीजिए मैंने एक विला खरीदा, ग्रेटर नोएडा में जाकर एक विला खरीदा बहुत बड़ा, और जिसकी वैल्यू है, वर्थ है 5 करोड़ रुपए की। पैसा आ गया, ठीक, और मैंने सोचा कि अब क्यों ना विला में रहते हैं। 5 करोड़ रुपए का मैंने विला बाय करा है, और ग्रेटर नोएडा में उसकी लोकेशन है। अब जो बायर जिससे मैंने बाय करा है, उसको भी तो पता है एक साथ तो मैं पेमेंट दूंगा नहीं। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पहले बयाना दिया जाता है जिसको बोलते हैं टोकन मनी, एडवांस अमाउंट। फिर उसके 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवाई जाती है। हाँ जी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के। और एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जब होते हैं, रजिस्ट्री जब होती है, तो पूरा बैलेंस पे कर दिया जाता है। तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं बाय कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने 80 लाख रुपए एडवांस टोकन मनी दे दी। और बचा कितना? 4 करोड़ 20 लाख बचा है। और हमारे बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो गया कि 5 करोड़ वर्थ का कॉन्सिडरेशन है जो मुझे एज बायर पे करना है सेलर को। और सेलर मुझे बदले में विला दे रहा है जिसको मैं बाय कर रहा हूँ। लोकेशन, एड्रेस वगैरह कंप्लीट एग्रीमेंट में लिख दिया गया है। और उसमें एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया गया है, बैलेंस टू बी पेड विद इन 3 मंथ्स। जो बैलेंस है वो 3 महीने के अंदर पे कर दिया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, डॉक्यूमेंट जाएंगे रजिस्टर्ड करवाने रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के पास, तब बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है 4 करोड़ 20 लाख का, वो पे कर दिया जाएगा। 80 लाख मैंने पे कर दिए, 80 लाख मैंने पे कर दिया। अब बीच में देखिए, ध्यान से सुनिए, बीच में आ गया नवरात्रे आ गए जी। 2 महीने बाद नवरात्रे आ गए। मैंने बायर को बोला, मैंने सेलर को बोला, सर नवरात्रे आ गए हैं, अभी कुछ दिन बाद हमारी रजिस्ट्री होगी, बट मैं चाहता हूं मैं घर जो गृह प्रवेश है अपना नवरात्रों में ही कर लूं। मतलब बायर सेलर को बोल रहा है कि सर मैं इसी नवरात्रों में ही एंट्री करना चाहता हूं घर में, और घर में हवन पूजा सब करवाना चाहता हूं। नवरात्रों में शुभ दिन होता है जी, अभी एंट्री कर लेता हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं विलिंग हूं अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, रिमेनिंग बैलेंस पे करने के लिए भी। और सेलर एग्री कर जाता है इस बात से, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप पे मुझे क्या है, विश्वास है। और सेलर क्या करता है, जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का, पोजीशन प्रॉपर्टी का दे देगा बायर को। अच्छा, पोजीशन प्रॉपर्टी का उठाकर तो देगा नहीं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का पोजीशन कैसे हैंड ओवर करेगा? सेलर ने हैंड ओवर कर दी, जो कीज है प्रॉपर्टी की, जो कीज है वो बायर को हैंड ओवर कर दी। दैट मींस बायर के पास क्या आ गया, उसका पोजीशन आ गया प्रॉपर्टी का। बट बायर अब रेडी है फॉर्मेलिटीज पूरी करने को, जो भी है। बट अब सेलर को क्या हुआ, कुछ दिन और निकले, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट पास आने वाली थी, उससे 10 दिन पहले सेलर को कोई और बायर टकरा, कोई और बायर मिला जो उसी प्रॉपर्टी को 6 करोड़ रुपए देने, जो उसी प्रॉपर्टी के 6 करोड़ देने में तैयार है। हाँ जी, पहले सेलर ने मुझे प्रॉपर्टी सेल करी, अब सेलर क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन से पहले एक और उसको बायर मिल गया है,
जिसको वो सेल करने के लिए रेडी है, और वो बायर 6 करोड़ रुपए पे करने के लिए रेडी है सेम प्रॉपर्टी का, जिसके लिए मैं 5 करोड़ पे कर रहा हूं। अब सेलर आया मेरे पास, सेलर ने बोला सर मैं आपको घर से इवेक्ट करना चाहता हूं, घर से इवेक्ट करता हूं, आपको निकालता हूं। 3 महीने बीत चुके थे, इस दौरान 3 महीने बीत चुके थे, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बायर ने बोला सेलर को सर मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तैयार हूं, बट सेलर ने करवाई नहीं रजिस्ट्रेशन। 3 महीने बाद अब सेलर बोलता है कि मैं आपको घर से इवेक्ट करता हूं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज जो है वो तो कंप्लीट हुई नहीं, और प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो मेरे पास है, और आपने सिर्फ मुझे टोकन मनी दिया और आपने बैलेंस पे नहीं करा, तो इसलिए मैं आपका जो 80 लाख जो अमाउंट है उसको मैं फॉरफिट करता हूं टोकन मनी को। आपने 4 करोड़ 20 लाख तो मुझे पे ही नहीं करे। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप देखिए बायर के साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बायर के साथ गलत हो रहा है। कैसे? बायर विलिंग है अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो बैलेंस बची हुई है, वेदर इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर 4 करोड़ 20 लाख और रजिस्ट्रेशन मैटर, वो दोनों विलिंग है अपनी पूरी करने के लिए। बट सेलर अब उसे इवेक्ट करना चाहता है ताकि उस बायर को घर से निकालकर जो दूसरे वाला बायर जिसको प्रॉपर्टी बेची है 6 करोड़ में, उसको टाइटल दे दिया जाए, ताकि जो सेलर है उसका 1 करोड़ रुपए का और फायदा हो रहा है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस यहां लग जाता है सेक्शन 53। जो फर्स्ट जो ट्रांसफरी था, पहले वाला जो ट्रांसफरी बायर था, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको राइट देगा। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहता है कि अगर मान लीजिए टोकन मनी पे है, एडवांस मनी पे है, बयाना पे है, अदर फॉर्मेलिटी जो बची हुई है वो भी बायर क्या है, रेडी है फुलफिल करने के लिए, बट सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस ग्राउंड पर सेलर एविक्ट नहीं कर सकता बायर को और घर से बाहर नहीं निकाल सकता। बायर हैज द राइट टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, बायर उस प्रॉपर्टी को रिटेन करे, और जो भी बची हुई फॉर्मेलिटी है सेलर को पूरी करनी पड़ेगी, बट सेलर क्या नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी से इवेक्ट नहीं कर सकता बायर को। ये बोलता है सेक्शन 53A। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जहां पर पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है और पार्ट अभी क्या है, परफॉर्म होनी बाकी है। तो जो पार्ट परफॉर्म होनी बाकी है उसके लिए बायर विलिंग है पूरा करने के लिए, बायर रेडी है। बट अगर सेलर उस दौरान इवेक्ट करना चाहे बायर को, और ये सोचकर कि मैं सेकंड न्यू बायर जो है, जो न्यू ट्रांसफर है, उसको सेल कर दूं ताकि 1 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, सेलर अलाउड नहीं है, ऑथराइज नहीं है वो करने के लिए। इस जगह पर सेक्शन 53 ऑपरेशन में आ जाएगा, जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। हाँ जी, आई होप ये पिक्चर जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझ आया होगा। ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, देखते हैं। अब रीडिंग पोर्शन पर आ रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी देखिए सबसे पहले, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड। पहली बात तो सेक्शन 53A की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे नहीं आएगी। हाँ जी, सेक्शन 53 जो ए एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होगा। सेल परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे सेक्शन 53A एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेटा हो क्या रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस चीज का, सेल ऑफ लैंड हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ लैंड का ए एंड बी के बीच में। ट्रांसफरी हैज पेड द प्राइस एंटरिंग इनटू पोजीशन। हाँ जी, जो ट्रांसफरी है, जो बायर है, ट्रांसफरी जो बायर है उसने कुछ अमाउंट पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया, एंड इज विलिंग टू कैरी आउट हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बची है वो विलिंग है कैरिड आउट करने के लिए, पूरी करने के लिए। एज रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन इफेक्टेड, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्टी का वो भी कंप्लीट नहीं हुआ रजिस्ट्रार के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के यहां पर अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ए द ट्रांसफरर सीक्स टू इविक्ट द बी, दैट इस केस में बेटा ए कौन है, ट्रांसफरर है जो सेलर है जो बेच रहा है, और बी कौन है, ट्रांसफरी जो बाय कर रहा है। अब जो सेलर है, ट्रांसफरर जो है, वो क्या करना चाहता है, सीक्स टू इविक्ट द बी फ्रॉम द लैंड, निकालना चाहता है बी को अपनी लैंड से। बी विल नॉट बी अलाउड टू सफर सिंपली बिकॉज द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन थ्रू। कह रहा बी को हम नहीं करने देंगे सफर, सेक्शन 53A कहता है साफ साफ, बी को हम सफर करने नहीं देंगे, बी विल नॉट बी अलाउड टू सफर बिकॉज द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन थ्रू, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी अभी एक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड लेजिस्लेचर ग्रांट सम रिलीफ टू सच ए ट्रांसफरी अंडर सेक्शन 53A, और जो लॉ मेकर है वो जो ट्रांसफरी है, जो बायर है, उसको रिलीफ ग्रांट करता है अंडर सेक्शन 53A, जो ये प्रिंसिपल की बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस।
ये बात समझ आ गई? ये एग्जाम्पल बच्चों समझ आ गया? एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ए एक सेलर है, वो अपनी लैंड सेल कर रहा है बी को, ठीक है, ए सेलर बी बायर, ए अपनी लैंड सेल कर रहा है बी को, बी बदले में कॉन्सिडरेशन पे कर रहा है, उसने पार्ट कॉन्सिडरेशन पे कर दिया, पार्ट बचा हुआ है और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी बची हुई है, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी बची हुई है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी बची है, बट अब ए क्या करना चाहता है, बी को इविक्ट करना चाहता है, ए क्या करना चाहता है, बी को इविक्ट करना चाहता है लैंड से। क्या ये ए कर पाएगा? आंसर इज नो। सिर्फ इस ग्राउंड पर नहीं कर पाएगा कि ए ने जो बी है उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी पे नहीं की। अच्छा, मैं यहां पर जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैंने जो कॉन्सिडरेशन वैल्यू पार्ट रखी है, जरूरी नहीं हर एग्जांपल में कॉन्सिडरेशन वैल्यू पार्ट हो सकता है जो बी बायर है उसने पूरी कॉन्सिडरेशन वैल्यू दे दी हो ए को, हाँ जी, जितने वैल्यू की लैंड थी पूरी की पूरी वैल्यू पे कर दी है लैंड को और फिर पोजीशन लिया। लॉजिकली तो यही होगा, पार्ट पेमेंट करने के बाद कुछ केस में हो सकता है लैंड मिले, कुछ केस में हो सकता है ना लैंड मिले। तो यहां पर जरूरी नहीं बेटा कॉन्सिडरेशन में पार्ट कॉन्सिडरेशन फुल कॉन्सिडरेशन, बस कॉन्सिडरेशन बोला है, कॉन्सिडरेशन पे होना चाहिए। और ज्यादातर बेटा कॉन्सिडरेशन कब होगा, जब सेलर पोजीशन तभी देगा प्रॉपर्टी का जब बायर पूरा का पूरा कॉन्सिडरेशन पे कर देगा। तो यहां पर बी ने पूरी की पूरी फुल कॉन्सिडरेशन वैल्यू पे कर दी है ए को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बट फिर भी ए क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी से बी को इवेक्ट करना चाहता है इस ग्राउंड पर कि बी साहब ने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं करी। क्या कर पाएगा? लेजिस्लेचर ग्रांट सम रिलीफ टू ट्रांसफरी। यहां पर लॉ मेकर क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है ट्रांसफरी को, जो सेक्शन 53A के डॉक्ट्राइन में बात करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के। पहली बात तो ये रूल जो है बेटा पार्ट परफॉर्मेंस का डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द स्टैट्यूट बुक बिफोर 1929। 1929 से पहले ये सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था 53A, और सेक्शन 53A वाज इंसर्टेड, ये इंसर्ट करा गया बाय एन अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 1929। हाँ जी, 1929 में अमेंडमेंट से क्या करा गया, ये सेक्शन इंसर्ट करा गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। एंड फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A। और जो नीचे बेटा ए से लेकर एफ तक क्या दी गई है, कंडीशंस दी गई हैं, फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस, ये क्या दी गई है, एसेंशियल कंडीशन दी गई है, तब जाकर क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A में जो लिखा है एप्लीकेबल होगा। पहला, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में है। हाँ जी, और कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने साफ साफ बताया सेक्शन 53A की एप्लीकेबिलिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ रही है। दूसरा, इट मस्ट बी फॉर कॉन्सिडरेशन, जो ट्रांसफर जो है उसमें कॉन्सिडरेशन, ट्रांसफर जो है कॉन्सिडरेशन के लिए हुआ है, मतलब बी क्या है, कॉन्सिडरेशन पे कर रहा है किसको, ए को। एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में एट द टाइम ऑफ सेल, जब डॉक्यूमेंट तैयार करा होगा सेल परचेज, जहां पर मीटिंग हुई होगी पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में, जिस डीलर ने करवाया होगा या थर्ड पार्टी ने करवाया होगा, वहां पर बैठकर एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में बना, एंड शुड बी साइंड बाय द ट्रांसफरर हिमसेल्फ और ऑन हिज बिहाफ। और ये डॉक्यूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफरर ने खुद साइन कराओ या उसके बिहाफ पर किसी और ने साइन कराओ। और द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर मस्ट बी सर्टेनेबल विद द रीजनेबल सर्टेनिटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। और जो टर्म्स है बेटा कॉन्ट्रैक्ट की, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रांसफर मस्ट बी सर्टेनेबल विद रीजनेबल सर्टेनिटी। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है बेटा वो रीजनेबली सर्टेन है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स से साफ साफ सर्टेन है, टर्म्स जो समझ आ रही हैं। और ट्रांसफरी शुड हैव टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफरी ने क्या ले रखा हो, प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रखा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि ट्रांसफरी ने कॉन्सिडरेशन पे कराओ, ट्रांसफरी ने कॉन्सिडरेशन पे कराओ, और उस कॉन्सिडरेशन पे करने के बदले में उसे प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया हो, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में राइटिंग में हो। इन केस ही इज ऑलरेडी इन पोजीशन, हो सकता है जो खरीदने वाला बायर है वो वहां पर पहले से रेंट पर रह रहा था, तो उसके पास हो सकता है पोजीशन पहले से था, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है बी एक आउटसाइडर है जिसने ए की प्रॉपर्टी खरीदी और पोजीशन लिया, ये भी तो हो सकता है बी उस प्रॉपर्टी में पहले से हो, बी टेनेंट हो, ए लैंडलॉर्ड हो, बाद में टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी खरीद ली,
तो ही इज ऑलरेडी इन पोजीशन एंड ही मस्ट हैव इन कंटिन्यूड इन पोजीशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पहले से पोजीशन था तो पोजीशन कंटिन्यूड उसके पास रहा हो। देखिए दो केस हो गए, अगर एक बी एक आउटसाइडर है जिसने ए से प्रॉपर्टी बाय करी है तो उसके पास पोजीशन आया हो, प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला हो, तभी सेक्शन 53A एप्लीकेबल होगा। और अगर उसके पास पोजीशन पहले से था प्रॉपर्टी का तो उसने पोजीशन वो कंटिन्यू करा हो अपना उस प्रॉपर्टी में। एंड मस्ट हैव डन समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो अचीव करने के लिए जो भी फर्दरेंस मेरी एक्ट है वो उसने पूरे किए हैं। एंड ट्रांसफरी मस्ट हैव फुलफिल्ड, ट्रांसफरी पहले भी पूरा कर चुका है और रेडी टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्ट परफॉर्मेंस मतलब कुछ पार्ट तो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑलरेडी फुलफिल्ड, और कुछ पार्ट ट्रांसफरी क्या है, रेडी है फुलफिल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए फ्यूचर में। ट्रांसफरी मना नहीं कर रहा। अगर बच्चों ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, सो ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 53A। ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 53A और डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एप्लीकेबल हो जाएगा और ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट करा जाएगा फ्रॉम द इविक्शन। मतलब ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट करा जाएगा ताकि ए उसको इविक्ट ना कर पाए। और क्या कंडीशन है ए से लेकर एफ? 6 कंडीशन है। पहला कि एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल परचेज का, लैंड का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दो पार्टीज के बीच में। दूसरा, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल परचेज का वो फॉर कंसिडरेशन है। तीसरा, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफरर ने साइन कराओ या ट्रांसफरर के बिहाफ पर किसी और ने साइन कराओ। और फोर्थ, ट्रांसफर में बेटा जो टर्म्स है वो क्या है, टर्म्स बिल्कुल सर्टेन है विद रीजनेबल सर्टेनिटी। हाँ जी, टर्म्स रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ क्लियर है, टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं जो ट्रांसफर से रिलेटेड है। और फिफ्थ, जो ट्रांसफर है उसको पोजीशन मिल गया हो प्रॉपर्टी का, और अगर वो पहले से था प्रॉपर्टी में, पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहा था तो उसने अपना पोजीशन कंटिन्यू करा हो प्रॉपर्टी में और वो रेडी है। नेक्स्ट कंडीशन 6 कंडीशन, ट्रांसफर ऑलरेडी फुलफिल्ड कर चुका है और रेडी है फुलफिल करने के लिए जो बची हुई फॉर्मेलिटीज है उस कॉन्ट्रैक्ट की। ये बात समझ आ गई? ये अगर 6 कंडीशन ए से लेकर एफ तक की फुलफिल्ड हो जाती हैं तो फिर वहां पर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की, जो सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, और जिससे क्या होगा, ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। लास्ट में वही लिखा है, इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर नीचे लिखी जो ऊपर लिखी जो अबव कंडीशन, जो ऊपर लिखी कंडीशंस अगर क्या है फुलफिल्ड हो जाए, then the transferor and person claiming under him are debarred from exercising any right in relation to property other than the right expressly provided by the terms of the contract। अगर ऊपर लिखी सारी mentioned conditions fulfilled हो जाए, so transferor जो है A जो है and all the person claiming under him are debarred from exercising any right in relation to property। तो ट्रांसफरर क्या नहीं कर पाएगा, इविक्ट नहीं कर पाएगा, ए इविक्ट नहीं कर पाएगा बी को उस लैंड से। बस एक चीज याद रखिएगा बेटा, अदर देन द राइट्स एक्सरसाइज प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ट्रांसफरर वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ट्रांसफरर एक्सरसाइज कर सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। हाँ जी, ये फर्क नहीं पड़ता, नॉट विद स्टैंडिंग इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर का वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ और कंप्लीट नहीं हुआ जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड करा गया है लॉ में। हमने यही तो पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 53A में, कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के पास प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रांसफरी ने पार्ट परफॉर्म कर रखा और पार्ट वो रेडी है, विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, तो सेक्शन 53A में उसको क्या मिलेगी, रेमेडी मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ये लास्ट जो पैराग्राफ है 2 लाइनों का हाउएवर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस will not affect the right of subsequent transferee for consideration without notice of earlier contract and for its being partly performed। ये ध्यान से सुनिए, ये क्या बोल गया, देखो बहुत बड़ी बात बोल गया। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, प्लॉट बेचा, फिर ए ने उस दौरान
बाद में वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ की नई बायर को बेच दी सी को, और सी ने 6 करोड़ रुपए ए को पे कर दिए। तो बेटा जो नया बायर है, मेरे को जो ट्रांसफर ही है, मैं जो बायर हूं, मुझे सेक्शन 53A में रिलीफ मिलेगा डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। बट ये क्या बोल रहा है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में किसके अगेंस्ट यूज कर रहा हूं, किसके अगेंस्ट यूज कर रहा हूं, अगेंस्ट सेलर जो ए है। बट डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। बट डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो अगेंस्ट प्रिवेल नहीं करेगा सब्सिक्वेंट बायर। सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी कौन है, सी। मैंने पहले खरीदा, मैं बी बायर, और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी कौन है, सी। सो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी फॉर कंसीडरेशन। जिसने क्या करा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी ने कंसीडरेशन देकर लैंड खरीदी है विदाउट द नोटिस ऑफ अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पहले नहीं पता था अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और ये भी नहीं पता था कि वो पार्टली परफॉर्म्ड हो चुका है। तो वो सेक्शन 53 का जो मुझे बेनिफिट मिलेगा एज अ ट्रांसफरी, वो किसके अगेंस्ट मिलेगा, सेलर के अगेंस्ट या जो न्यू ट्रांसफरी है उसके अगेंस्ट। सो लॉ मेकर सेज कि जो ट्रांसफरी का राइट है अंडर सेक्शन 53A डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द सेलर, ना कि न्यू ट्रांसफरी न्यू बायर के अगेंस्ट। ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 53A जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। आई होप ये समझ आया होगा। और बच्चों जो एग्जांपल मैंने लिया और जो एग्जांपल यहां पर गिवन है, इससे आपको पूरा टॉपिक सेक्शन 53A का कंप्लीट हो गया होगा। ये 6 कंडीशन याद रखिएगा, 6 कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ये याद रखनी है आपको सेक्शन 53A की एप्लीकेबिलिटी के लिए। और सेक्शन 53A किसको मदद करने के लिए, किसके बेनिफिट्स के लिए आया, हाँ जी, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफरी। सेक्शन 53A साफ साफ प्रोटेक्ट करने के लिए आया है ट्रांसफरी को, ताकि ट्रांसफरर उसको उस लैंड से इविक्ट ना कर पाए, बस इस ग्राउंड पर कि रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 53A। आई होप ये बच्चों समझ आ गया आपको, इजी था। एग्जाम में डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर कोई केस स्टडी नहीं आएगी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कमेंट। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 5 नंबर में 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कंडीशन के साथ एक एग्जांपल भी लिखना है और टॉपिक कंप्लीट करना है। 5 में होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 7 होगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे, कंप्लीट तो मिलने वाले है नहीं। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 53A डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जो हमारा गिवन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। और ये सेक्शन इंसर्ट करा गया था 1929 में, हाँ जी, 1929 से पहले नहीं था, अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1929 में सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। हाँ जी, तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के साथ। अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी तरह बच्चों आप पढ़ते रहिए, ठीक है जी, टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, ठीक है जी, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, वो टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं जिन टॉपिक्स में आपको डाउट्स रहते हैं, ठीक है, ताकि आपको हेल्प की जा सके न्यू वीडियोस के थ्रू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।